डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने उत्पादन को पढ़ा। उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साधनों के माध्यम से साधनों का प्रयोग करके ही उत्पादन किया जा सकता है। रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, ठीक है ना, बिल्डिंग चाहिए, तमाम बातें, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तमाम खर्चे होते हैं उत्पादन की क्रिया करने के लिए। तो उत्पादन करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं ना साधनों पर, उन खर्चों को लागत कहते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा लागत क्या है और लागत कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से लागत को क्लासिफाई किया है अलग अलग वर्गों में। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट 5 है चैप्टर नंबर 3 का, और टोटल ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 23 चल रहा है। ठीक है, लागत और लागत के विभिन्न प्रकार के बारे में हम जानने वाले हैं आज की इस क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है एक्चुअली में लागत कहते किसे हैं। देखिए, उत्पादन की प्रक्रिया में कभी भी उत्पादन आपको फ्री में तो होगा नहीं। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के उत्पादन की साधनों जैसे हमें भूमि चाहिए, हमें पूंजी चाहिए, हमें श्रम चाहिए। इन सब का प्रयोग करते हुए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, हमें मशीनें चाहिए। इन सब चीज़ों को जुटाने के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं, खर्चे करना पड़ते हैं। तो उत्पादन के साधनों पर जो भी खर्चा किया जाता है ताकि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, तो उन खर्चों को ही एक्चुअली में अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। दैट इज इन इंग्लिश कॉस्ट बोलते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है, जो भी खर्च करना पड़ता है उत्पादन के साधनों के लिए, ताकि उत्पादन की क्रिया को पूर्ण किया जा सके, ताकि उत्पादन किया जा सके वस्तु और सेवाओं का, लेकिन कभी भी फ्री में नहीं होता। उसके लिए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मोबाइल जिससे रिकॉर्डिंग करना है, ये फिर वो आपका डिजिटल बोर्ड है, तमाम चीज़ें हैं, लाइटिंग वगैरह। तो ये खर्च करना, बिना खर्च के आप उत्पादन नहीं कर सकते। तो उत्पादन करने के लिए आप जो कुछ भी खर्च करेंगे बेटा, उसी खर्चे को हम लागत के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम लागत की बात करेंगे तो यहाँ पर लागत फलन को समझना जरूरी है। लागत फलन का मतलब होता है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होता है, उत्पादन की मात्रा, जितनी आपने उत्पादन किया है, और उत्पादन की लागत यानी कि उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के लिए जो खर्च हुआ है, उत्पादन के खर्च और खर्च करने के बाद जो मात्रा का उत्पादन किया है, इन दोनों के बीच के संबंध को उत्पादन लागत फलन के नाम से जानते हैं। क्योंकि पैसा जितना खर्च करोगे उसी हिसाब से उत्पादन होगी। इससे पहले वाले क्लास में भी उत्पादन फलन में मैं यही पढ़ाया था, उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच में संबंध। यहाँ पर साधनों पर किए जाने वाले खर्च की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर सीधा मतलब किससे है, पैसों से है। वहाँ पर हमने केवल क्वांटिटी को देखा था, कितनी क्वांटिटी का प्रयोग करेंगे कि उत्पादन, यहाँ पर हम कितना पैसा खर्च करेंगे कि हमें उत्पादन होगा। ऐसे में उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा का फलन है, यानी कि जितना पैसा, यानी कि कॉस्ट, जितना हम पैसा खर्च करेंगे किसके अकॉर्डिंग, लागत, उत्पादन की मात्रा। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। यूँ कहे जैसे जैसे हम साधनों पर ज़्यादा व्यय खर्च करेंगे उत्पादन, जैसे हमारे पहले एक मशीन है, हमने एक मशीन और ख़रीद लिया। एक मशीन हमारे पास 2 लाख की थी, हमने 2 लाख की एक और मशीन कर दी, 4 लाख रुपए खर्च हो गया। तो जाहिर सी बात है अब मशीन हमारे पास आ गई है तो उत्पादन तो बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच के फलनात्मक संबंध को ही लागत फलन के नाम से जानते हैं। लागत फलन समझने के बाद अब सबसे जो चीज़ हमारा एक्चुअल में टॉपिक है, लागत के प्रकार या लागत के वर्गीकरण। लागत कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जब टाइप्स की बात करेंगे, इससे बेसिकली 4 वर्गों में बांटा गया है। मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मौद्रिक लागत को मनी कॉस्ट, इसको बोलते हैं रियल कॉस्ट, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, 3 प्रकार के लागत होती हैं। इन तीनों प्रकार को समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। जब हम मौद्रिक लागत की बात करते हैं, ये पहला लागत है नंबर 1, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी कॉस्ट। इसको आर्थिक लागत के नाम से भी जाना जाता है। किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन किए गए कुल मुद्रा, यानी किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आप जितना भी मौद्रिक व्यय करेंगे, क्या कहेंगे, मौद्रिक व्यय,
यानी कि वो व्यय जिसको रुपयों के माध्यम से लिखा जा सकता है, जिसको मुद्रा के माध्यम से दर्शाया जा सकता है, जिसका हिसाब किताब किया जा सकता है, तो हिसाब किताब होने वाले व्यय को मौद्रिक व्यय के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हम पैसों के रूप में इसका पेमेंट करते हैं। इन खर्चों को हम डायरेक्टली अपने कॉपी में, खाते में, अकाउंट में लिख के रख सकते हैं। तो ऐसे खर्चे जिसका हिसाब किताब किया जा सकता है, ऐसे खर्चे जिसका भुगतान रुपयों के माध्यम से खर्च किया जाता है, ऐसे खर्चे जिसका पेमेंट मनी के रूप में होता है, उसे हम मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। जैसे आपके यहाँ पर काम करने वाले मजदूर है, मजदूरों को आप दिहाड़ी देंगे या फिर वेतन देंगे, आपका जो अपने मकान किराए पे लिखा उसका जो किराया देंगे, आपने जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसका भुगतान करेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे। ये सारा चीज़ किसके रूप में होता है? पैसों के रूप में होता है, रुपए के रूप में होता है। तो मौद्रिक रूप से आप जो कुछ भी खर्च करेंगे, चाहे वो कच्चे माल पर व्यय हो, श्रमिकों की मजदूरी हो, ब्याज का भुगतान हो, किराया हो, रिपेयर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, एडवर्टीजमेंट हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो, यातायात खर्चा हो, आने जाने का खर्चा हो, कोई भी खर्चा जिसका पेमेंट आप मुद्रा के रूप में करते हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। मौद्रिक लागत को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो अपनी मौद्रिक लागत के 3 वर्ग क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें है स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। ये तीनों ही मौद्रिक लागत के अंग है। अब इन तीनों से मिलके ही मौद्रिक लागत बनता है कि कुल मौद्रिक लागत बराबर होता है स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। ये तीनों ही, क्योंकि जो कुछ भी हम कुल मुद्रा के रूप में पेमेंट करते हैं, कुछ का डायरेक्टली करते हैं, कुछ का इनडायरेक्टली करते हैं और कुछ का कैलकुलेशन कर देते हैं। तो इन तीनों से मिलके कुल मौद्रिक लागत बनती हैं। तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें कैसे होती हैं? वे सभी व्यय जिसका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को प्रत्यक्ष रूप से करता है, इसको स्पष्ट लागतें कहते हैं। मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में जब पेमेंट आप किसी दूसरे को करते हैं, क्योंकि किसी दूसरे के साधनों का प्रयोग किया, दूसरे के श्रम का प्रयोग किया, तब बाहर के लोगों को पेमेंट करते हैं और उसका बाकायदा प्रॉपर वे में आप लिख सकते हैं, इतने मजदूर थे, उनकी मजदूरी इतनी कर दी। तो ये स्पष्ट लागतें, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट रूप से आप उसके खर्चों को लिख के रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी खर्चे हो जाते हैं जिसके एक्चुअली में आप हिसाब किताब नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन होता है। लेकिन जिनको चलिए में आप किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं, कहीं से आपने रॉ मटेरियल खरीद के लेके उनको पेमेंट कर दिया, किसी बाहरी आदमी से काम कराया उसको पेमेंट कर दिया, किसी दूसरे का किराया देना है आपने दे दिया, किसी दूसरे का इंटरेस्ट देना था आपने दे दिया, किसी को कमीशन देना था आपने दे दिया, आपने बाकी जो छोटे मोटे खर्चे थे उसका पेमेंट कर दिया। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को मुद्रा के रूप में आपने जो भी भुगतान किया है वो आपका स्पष्ट लागतें हैं, जिसको बोलते हैं। लेफ्टविच ने इसको एक्सप्लेन किया है, स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को, बाहरी मतलब जो आंतरिक, खुद को नहीं दिया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, खुद के अलावा किसी और को पेमेंट करना बाहरी व्यक्ति कहलाता है। तो आपने उत्पादन की प्रक्रिया में अगर खुद के अलावा अपने परिवार, अपने को अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को अगर किसी भी कार्य के लिए किसी भी तरीके से आपने अगर कैश पेमेंट किया है, चाहे बैंक में ट्रांसफ़र करें या नोटों के रूप में दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पष्ट लागत कहते हैं। जैसे कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय, श्रमिकों की मजदूरी दिया जाता है, उधार ले गई पूंजी पर ब्याज देना या उधार ले गई पूंजी को वापस करना, भूमि का किराया, विज्ञापन व्यय करना, ये सभी आपकी स्पष्ट लागतों में आती हैं। लेकिन हमें पता है केवल स्पष्ट लागतें ही नहीं होती हैं, कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में होते हैं लेकिन उसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे एक खेत है, एक खेतों में 3 मजदूर काम कर रहे हैं और साथ ही खेत का जो मालिक है वो भी काम कर रहा है, यानी खेतों का काम 4 लोग मिलके कर रहे हैं। लेकिन जब वो हिसाब कर रहा है वो कह रहा है 3 लोगों की मजदूरी 300 के हिसाब से 900 रुपये हमने दे दिया, अपने अकाउंट में केवल कितना रुपये लिख लेता है? 900 रुपये। अरे भाई तुम भी तो काम किए हो, अगर तुम काम नहीं किए होते तो एक मजदूर और देना पड़ता, तो आपका खर्चा एक मजदूर को और जोड़ के कितना हो जाता? 300, यानी कि 1200 रुपये हो जाता। यानी कि आपने अपने द्वारा किए गए कार्य, अपने द्वारा की गई मजदूरी के अमाउंट को लिखा नहीं जो वास्तव में हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं अस्पष्ट लागत है, क्योंकि स्पष्टली क्लियरली ये किसी दूसरे को नहीं देना होता है,
कहने का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय में उत्पादन की प्रक्रिया में जो उत्पादक का मालिक होता है, ओनर होता है, उसके द्वारा स्वयं की गई मजदूरी या खुद के मकान का किराया या खुद की पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, जब उसको कैलकुलेट वो नहीं करता, उसका हिसाब किताब में नहीं जोड़ता है जो वास्तव में प्रयोग हुआ है, तो ऐसे लागतों को भी हम मौद्रिक लागत के अंतर्गत शामिल करते हैं, जिसको अस्पष्ट लागत के रूप में कहते हैं। कि क्लियरली मेंशन नहीं होता है लेकिन एक्चुअली में हुआ है खर्च। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें उत्पादन के व्यय शामिल होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता, लेकिन उत्पादन ने उस पैसे को बचाया हुआ है अपनी खुद की मजदूरी देकर या अपना। उन साधनों या सेवाओं की कीमतों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादन प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में कोई भी कीमत वो नहीं चुकाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री डाली छोटे से कमरे में 30 बाई 30 का अपने खुद के घर में, आपका कमरा नहीं होता, आप कहीं पर रेंट पे लेते, अगर रेंट पे लेते तब तो रेंट तो देना पड़ता ना, क्योंकि अब आपका खुद का है, आपने भाई तो खुद का किराया आप जोड़ नहीं रहे, जबकि उसको भी जोड़ना चाहिए क्योंकि वो भी लागत का ही एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से एक उद्यमी की स्वयं की सेवा, किसान द्वारा स्वयं के खेत में किए जाने वाली मजदूरी, किसान के या फिर उद्यमी के खुद के घर में चलाने वाली काम जिसका किराया वो नहीं भरता, ये सब चीज़ें जो है अस्पष्ट लागतों में आती हैं। अब आपने अपना पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया। हर कोई चाहता है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगा के एक बिज़नेस किया है, ठीक है, 10 लाख रुपये लगाए हुए, तो आप क्या चाहते हैं? 10 लाख रुपए लगाने के बाद आप एक न्यूनतम लाभ चाहते हैं कि 10 लाख रुपए लगाया तो उसके 10% रिटर्न तो मुझे हर महीने मिलना ही चाहिए। तो 10 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए, यानी कि हर महीने आपको 1 लाख रुपए का रिटर्न आना चाहिए। तो जितना आप न्यूनतम रूप से रिटर्न लेने की सोचते हैं, एक अनुमान लगाते कि इतना पैसा आना चाहिए, उसको न्यूनतम लाभ या सामान्य लाभ, अगर बिजनेस में इतना भी लाभ आप नहीं ले पाए, इसका मतलब ये हुआ कि आप बिजनेसमैन बन ही नहीं पाएंगे, आप उत्पादन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे आप अपने लागत, अपनी आगे की क्रिया नहीं जारी करें। तो उत्पादकों को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है कि आपको उत्पादन कार्य करने के लिए इतना लाभ लेना ही है हर हालात में, तो उस लाभ को हम जो है सामान्य लाभ के रूप में लिखते हैं और उस लाभ को लागत में शामिल करते हैं, ताकि वास्तव में बाद में उसके ऊपर के लाभ की गणना कीजिए, जो कि एक लागत का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसके बिना व्यवसाय को आगे बढ़ा पाना उसके लिए सही नहीं होगा। उसके लिए ऐसे में वह न्यूनतम लाभ राशि यदि उत्पादक को प्राप्त नहीं होती है, तब वो उत्पादन कार्य बंद कर देगा, स्वयं भी एक वेतनभोगी बनने का प्रयास करेगा। कि मान लीजिए आपने दुकान तो खोल दी, पैसा लगा दिया, लेकिन रिटर्न में जितना सोचा था उतना भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? अब बंद कर देंगे काम धाम सब कुछ, क्योंकि रिटर्न में नहीं आ रहा। तो एक न्यूनतम लाभ का होना आवश्यक है, ताकि आप अपने व्यवसाय को आगे कंटिन्यू, उसके ऊपर जो लाभ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन न्यूनतम तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो व्यवसाय, इसलिए इस न्यूनतम लाभ को लागत का एक हिस्सा माना जाता है। मौद्रिक लाभ के बाद दूसरा होता है, मौद्रिक लागत के बाद दूसरा पॉइंट होता है वास्तविक लागत, दैट इज रियल कॉस्ट। बिजनेस में कोई भी व्यक्ति काम करता है, प्रोडक्शन करता है, उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, कोई कर्मचारी काम करता है, वो केवल और केवल काम करने के बदले में पैसा तो ले लेता है, लेकिन क्या वो केवल काम ही करता है? तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को दिया कि उत्पादन की प्रक्रिया में केवल श्रम का ही प्रयोग नहीं होता है। एक्चुअली में जब उत्पादन की प्रक्रिया होती है तो एक कर्मचारी अपने श्रम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करता है, त्याग करता है। जैसे वो अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है, वो वहाँ पर कष्ट उठाता है, ठीक है ना, वो वहाँ पर त्याग करता है, वो घर जाके भी अपने उत्पादन प्रक्रिया के बारे में सोचता है। इस प्रकार से उत्पादन के लिए वास्तव में शारीरिक, मानसिक दोनों रूप से मेहनत हो रही है। तो दोनों के बदले में जो खर्च होता है, दोनों की जो लागत होती है, जो मानसिक लागत होती है, उसको भी जब इसमें जोड़ा जाता है तो उसे वास्तविक लागत के रूप में जानते हैं। यानी कि आपने रुपयों के रूप में जो खर्च किया प्लस आपने मनोवैज्ञानिक तरीके से जो समय दिया, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। क्योंकि एक व्यापारी जब काम करता है तो 24 घंटे काम करता है, तो ऐसे में केवल रुपयों का हिसाब किताब करेगा वो, उसने समय भी तो दिया है, कष्ट भी तो उठाया है, रिस्क भी तो लिया है, तो इस चीज़ की लागत को भी शामिल करेंगे, तो इसको वास्तविक लागत के नाम से
जानते हैं। मार्शल ने कहा है किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं, अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम या प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि जो काम करता है बदले में जो वेतन मिलेगा 1 महीने के बाद मिलेगा, उस 1 महीने तक वो बिना वेतन के लगातार काम करता रहता है, तो वो एक तरह का त्याग कर रहा है, समय का त्याग कर रहा है, अपने मन का त्याग कर रहा है, मनोबल का त्याग कर रहा है, मानसिक प्रताड़ना ले रहा है। उसको भी उसके मूल्य को अगर वास्तव में शामिल कर दिया कि धन के साथ साथ मन का भी व्यय हुआ है, तो वास्तविक लागत के रूप में उसको शामिल करेंगे। अब तीसरे प्रकार की लागत है अवसर लागत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वास्तविक लागत एक्चुअली में वास्तविक लागत को शामिल कर दिया है। इसके अलावा कुछ लागत ऐसी है जो अवसर लागत के रूप में जाना जाता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में क्या करते हैं ना, कई सारे साधनों का प्रयोग करते हैं, एक साथ कई सारी वस्तु का उत्पादन करते हैं। मान लीजिए 2 वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ए और बी। ए के उत्पादन के लिए 10 रुपये का खर्चा होता है और मार्केट में इसको 15 रुपये बेचते हैं, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पर बी वस्तु को उत्पादन करने में 8 रुपये का खर्च करते हैं, मार्केट में इसको 15 में बेचते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में ए के उत्पादन की बजाय बी का उत्पादन बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो व्यवसायी क्या करता है, बी वस्तु का उत्पादन करना शुरू करता है, क्योंकि ए के तुलना में बी का उत्पादन करना सही है। तो एक वस्तु के उत्पादन के लिए किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन में की गई कमी, तो उस कमी के मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले 5 रुपये मिल रहा था, अब 7 रुपये मिलेगा। इसका मतलब 5 रुपये का त्याग करके 7 रुपये को अचीव किया है, तो बी के लिए ये 5 रुपये क्या होगा, अवसर लागत होगा। क्या होगा, अवसर लागत, क्योंकि 5 रुपये का लागत करके हमने 7 रुपये को अचीव किया है, 2 रुपये का फ़ायदा मिल गया। तो अवसर लागत को प्रोफेसर बेनहम ने किया है, किसी भी वस्तु की अवसर लागत बहुत सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों के द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प में रूप में की जाती है। साधन वही है, समय वही है, वस्तु भी उसी जैसी है, बस ये क्या उसकी जगह पर दूसरी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जिसका उत्पादन करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, लाभ बढ़ाया जा रहा है। उत्पादक हमेशा लाभ को देखता है कि किसी वस्तु की तुलना में अगर लाभ में वृद्धि हो रही है, फ़ायदा अधिक मिल रहा है, तो वो उस वस्तु के उत्पादन को तरजीह देता है और पहले वस्तु के उत्पादन को कमी कर देता है। तो ये पहली वस्तु के उत्पादन में कमी करना दूसरे वस्तु के लिए इसको होते हैं सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर काम करते हैं तो 8 घंटा काम करते हैं और बदले में आपको 20,000 रुपये मिलता है। 8 घंटा काम करते हैं और 20,000 रुपये मिलता है, और वहीं से एक जगह से ऑफ़र आया कि आपको हमारे यहाँ पर 9 घंटे काम करने होंगे, बदले में हम आपको 28,000 रुपये देंगे। कितने हज़ार रुपये देंगे, 28,000 रुपये देंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा अगर वो अपना त्याग करता है तो यहाँ पर 8,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब होता है पहले की तुलना में उसको दूसरे में काम करना बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे के त्याग से उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर 8,000 लेने के लिए उसको 20,000 छोड़ना पड़ेगा। तो इसी को बोलेंगे अवसर लागत, कि दूसरे के लिए पहले को त्यागना। अगर आपको 28,000 रुपये लेना है तो 20,000 को छोड़ना पड़ेगा। तो इसी को अवसर लागत कहते हैं, और इसी को बोलते हैं क्या चीज़, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव। और जब सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करेंगे तो एक वस्तु का त्याग तो होता ही होता है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो ये रहे आपके लागत के सभी प्रकार। आपने कितने प्रकार की लागत को बढ़ा यहाँ पर, 3, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। अगर तीनों प्रकार की लागतों में, उसके अर्थ में, उसके उदाहरण में किसी भी तरीके का कोई भी अगर डाउट लगता है आपको कि हाँ थोड़ा डाउट है, तो बेझिझक बेधड़क अपने डाउट को मुझसे पूछिए। रही बात कि कैसे पूछेंगे, तो सबसे पहली बात तो है आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट का यूज़ कीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक में अगर एक्टिव है तो उसके थ्रू भी मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।